सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 नाइन्थ और 10th का जो सब्जेक्ट हमारा साइंस है उसका आज प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देर ना करते हुए सीधे पहले प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बारी बारी से डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइंस का। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जेड क्या है? तो जेड एक ऐसा सूक्ष्म, यानी कि जेड जेड क्या है? वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं, निम्नलिखित में से किस में इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो देखिए, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, भेड़ से क्या होगा? पहले सबसे देखिए, सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, यानी कि ऊन को काटा जाएगा भेड़ से। ठीक है, तो देखिए जो ऊन की कटाई से शुरुआत होती है उतनी को हम पहले देख लेते हैं। देखिए कटाई की बात कर रहे हैं तो ऊन की कटाई सिर्फ दो ऑप्शन में है, किसमें किसमें है? एक ए में है और डी को। तो सबसे पहले ए को ही देख लेते हैं। ऊन की कटाई पहले होगी, फिर क्या होगा? अभिमार्जन होगा। अभिमार्जन, ठीक है, अभिमार्जन यानी कि स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग ये होता है कि जो इनसे बाल काटे जाते हैं भेड़ों से और उनकी रंगाई होती है, छटाई, यानी कि उन कटाई, अभिमार्जन होता है ना। बाल, भेड़ से बाल काटे जाते हैं, ठीक है, काटने के बाद इनको टंकियों में डाला जाता है, इनको धोया जाता है, इनको साफ किया जाता है। ठीक है, स्कोरिंग। फिर क्या होता है? छटाई होती है, फिर रंगाई होती है। छटाई के बाद क्या होता है? रंगाई होती है, फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है, इसके बाद में बुनाई होती है। इसमें देखते हैं, ऊन कटाई होती है, अभिमार्जन होता है, रंगाई होती है, लपेट कर धागा बनाया जाता है और फिर बुनाई होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ऊन की कटाई, अभिमार्जन, रंगाई पहले कर दिया। रंगाई जबकि नहीं है, रंगाई कब होगी? रंगाई बाद में, कि छटाई यहाँ पे होगी। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए ही सही होगा। कौन सा? ए। पहले उनकी कटाई होगी, फिर अभिमार्जन होगा यानी कि साफ किया जाएगा, फिर छटाई होगी, फिर रंगाई होगी, ठीक है, लपेट कर धागा बनाया जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? बुनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान को सेट निरूपित करता है? तो देखते हैं, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो किसमें होता है? वो आर्म्स एंड शोल्डर, यानी कि हाथ एवं कंधा में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पिवोटल जॉइंट। ये पिवोटल जॉइंट जो होता है वो किसमें होता है? वो गर्दन में होता है। पिवोटल जॉइंट किसमें होता है? पिवट, ये गर्दन में होता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो एल्बो में यानी कि कोहनी में होता है और फिक्स्ड जॉइंट होता है वो जबड़े में होता है। देखिए ए का एक हो गया और डी का दूसरा हो गया, तो इसी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए का 1 हो गया और डी का 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में ही है, तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है? नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है? यानी अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम्स होता है। सेकंड है, अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के 23 युगल होते हैं। ये गलत है, दोनों गलत हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? तो एक्स और वाई यानी कि जो ऐसे कौन से तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं? तो अभिक्रियाशील होने वाले जो तत्व हैं वो हैं सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों होते हैं, ये वायु में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स कोई संश्लेषित रेशा यानी कि फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शाल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? देखिए, जो ऊन के जैसा मिलता जुलता है वो क्या है? तो वो होता है एक्रिलिक। क्या होता है? एक्रिलिक ये होता है, ये ऊन के जैसा मिलता जुलता हुआ होता है। ये संश्लेषित रेशा होता है, फाइबर होता है। ये सिंथेटिक बहुलक से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बिजली से लगी आग में बिल्कुल सही, इसमें नहीं किया जाता है। लकड़ी का जलना यानी कि पेट्रोल का जलना, इसमें भी पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? ए और सी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संकटापन्न स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं वो उनका डाटा किस में रखा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका डाटा रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पी धातु क्यू, धातु पी धातु क्यू को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात की गई है तो क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। तो क्या होगा? तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, यानी जो क्यू है ना, इसमें क्यू, वो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है और वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? देखिए, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है? इसका आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? समान होता है। प्रतिबिंब का साइज समान होता है, यानी कि छोटा बड़ा नहीं होता है, समान होता है। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन? प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु दर्पण से समान दूरी पर ही रहता है। नहीं, ये नहीं होगा। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है, बिल्कुल ये समान रहता है, परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। हाँ, ये सही है। प्रतिबिंब का जो साइज है वो तो समान रहता है, लेकिन वह दर्पण से दूर चला जाता है। दर्पण से यानी कि जब 1 मीटर की दूरी पर खड़ी होकर वो अपने प्रतिबिंब को प्रेक्षण कर रही, देख रही है, वह 2 कदम अगर पीछे हटेगी तो क्या होगा? तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी पीछे होगा, वो दूर हो जाएगा दर्पण से। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 0.25 भुजा का कोई हरा घन, 0.35 भुजा का कोई लाल घन तथा 0.5 भुजा का कोई यानी कि मीटर भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घनों के माध्यम समान है तो इनमें से सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? देखिए, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, इसमें हमारा क्या होगा, यानी कि 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन है और 0.35 मीटर भुजा का कोई लाल घन है। ठीक है। हरा और लाल, ये लाल घन है और एक 0 पॉइंट भुजा का कोई पीला घन है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज़्यादा छोटा वो, यानी कि वो है कौन सा? हरा घन, यानी कि 0.25 मीटर। ठीक है। यानी कि जो हरा घन है ना, इसका द्रव्यमान द्रव्यमान तो समान है, पर ये छोटा है ना, ये इनसे सबसे छोटा है। जब मेज पर रखा जाएगा तो वो अधिक दाब आरोपित करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। अगर सबसे न्यूनतम होगा तो अधिक दाब आरोपित करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि हरा घन। ठीक है। जो
कम स्थान घेरेगा वो क्या करेगा, दाब को निरूपित करेगा, और जो ज़्यादा घेरेगा वो उतना दाब अधिक नहीं लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आगे क्या है, कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, ये बिल्कुल ये सही है। कंपन की अगर आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उसका उच्च होगा। सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं, बिल्कुल सभी कंपन गतियां जो हैं वो दोलन करती हैं, बिल्कुल। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो इसमें ए हो जाएगा, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें गमन करती है, ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है, किसमें, वसा में विलेय है, तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। बाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए, एक्स और वाई को पहचानिए, यानी कि एक्स कोई विटामिन है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सा है, ए, डी, ई, के। ठीक है, और ये भी बताया, पूछा है, इन्होंने कहा है त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो आंखों के लिए कौन सी होती है, त्वचा और आंखों के लिए विटामिन ए। ठीक है, कौन सी होती है, विटामिन ए। और बाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं। तो विटामिन जो होती है विटामिन ए हो जाएगी, और जिसमें खाद्य पदार्थ ऐसा कौन सा है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो वो कौन सा होगा हमारा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए ये आँखों के लिए, ठीक है, और त्वचा के लिए। और ये पीले फल जो होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन ए पाई जाती है, जैसे सेब। तो बिल्कुल विटामिन ए और पीले फल, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रमी पद 2D जिस स्वतंत्र आयन को निरूपित करती है वह क्या है। तो 2D यानी कि इसमें क्या होगा, 2s+1। तो ये किसमें होगा, जो कि 2s+1 यानी कि 2 पॉजिटिव इसका है ये। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, Cu यानी कि कॉपर Cu29 होता है, कॉपर Cu29, और इसमें 2 पॉजिटिव यानी कि 2 निगेटिव होंगे, तो कितने होंगे, 27 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 27। चलिए देखते हैं, इसे को बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होती है, कितनी होती है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा जो होती है वो शून्य से कम होती है। कितनी होती है, शून्य से कम। यानी किसी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी ऊर्जा का मान कितना होता है, वो ऋणात्मक होता है। कितना होता है, ऋणात्मक होता है। कितना मान होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कक्षाओं में जब क्रम से बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, कक्षाओं में क्रम से बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं तो उनकी ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो अधात्विक गुण होगा। यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो अधात्विक गुण कैसा होगा? बढ़ेगा या घटेगा, या कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती तो अधात्विक गुण कैसा होता है? देखिए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आते हैं, ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं, तब क्या होता है? परमाणु का आकार कैसा होता है? बढ़ता है। लेकिन आधात्विक गुण होता है, वो क्या होता है? आधात्विक गुण घटता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आधात्विक गुण बढ़ता है। और जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तब धात्विक गुण घटता है, लेकिन अधात्विक गुण कैसा होता है? बढ़ता है। तो इसमें देखिए क्या है, यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है, परमाणु आकार में वृद्धि कैसे होती है? आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? परमाणु आकार में वृद्धि होगी, तो अधात्विक गुण क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो अधात्विक गुण जो होता है वो घटेगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक साधारणतया क्यों कम गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं? तो जो सहसंयोजी बंध, देखिए सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें क्या होता है? जो आयनिक बंध जो कमजोर होता है, ठीक है, यानी कि सहसंयोजी, और इसके साथ में क्या होता है? सहसंयोजिक यौगिक के गुण अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में दुर्बल यानी कि अंतः अणुक बलों, जैसे क्या होता है? वांडर वाल्स, क्या होता है? वांडर वाल बलों द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षीण होती है, यानी कमजोर होती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा दुर्बल वांडर वाल्स बल। क्या होगा? दुर्बल वांडर वाल्स बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक और सहसंयोजी आबंधी दोनों होते हैं, इसमें कौन सा सही है? तो आयनिक बंध, आयनिक और सहसंयोजी आबंधी दोनों होते हैं। किसमें होते हैं? देखिए, आयनिक और सहसंयोजी। आयनिक बंध क्या होता है? देखिए, जो NaOH है ना, NaOH, इसमें क्या होता है? Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। तो Na पॉजिटिव क्या होता है? OH निगेटिव, यानी कि ये आयनिक बंध हो गया। और सहसंयोजक बंध होता है जो O और H। ठीक है, आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों इसमें मौजूद होते हैं। किसमें? NaOH में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है, तो वो कौन सा है? तो जो किसके डी ब्लॉक में क्या होता है? जो इसके डी उपकोष जो होते हैं पूर्ण भरे होते हैं। किसके पूर्ण भरे हैं? ये जिंक जो है ना, जिंक, जिंक, इसके डी उपकोष में इसके जो जिंक के डी उपकोष ये पूर्ण भरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है। प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है किसके द्वारा? तो ये प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है पेप्टाइड बंध द्वारा, वंडरवाल द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, द्विध्रुव या द्विध्रुव बल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की जो अल्फा कुंडली होती है वो संरचना स्थायित्व किसके द्वारा करती है? वो करती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? ये देखिए, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? देखिए, समस्थानिक होता क्या है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो भिन्न होती है, यानी कि वो अलग होती है। क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक होते हैं। जैसे जैसे कि ये हाइड्रोजन H1 है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये प्रोटियम हो गया। 1 2H, ये क्या हो गया? ड्यूटीरियम हो गया। ये ट्राइटियम हो गया।
तो रेडियो का समस्थानिक कौन सा है इसमें? रेडियो एक्टिव का जो समस्थानिक है ना वो सी, यानी कि जो ट्राइटियम है ना ये रेडियो एक्टिव का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके समान है? तो बीटा कण, अल्फा कण, न्यूट्रॉन कण। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वो किसके समान होगा? वो बीटा कण के समान होता है। बीटा कण के समान यानी कि बीटा किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऋण आवेशित होती हैं ना। कैसी होती हैं? ऋण आवेशित होती हैं और ये सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। इनका इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी उत्पाद की अभिक्रिया दर को आर बराबर ए और बी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अभिकारक बी को काफी प्रचुर मात्रा में मिला लिया जाए तो अभिक्रिया दर क्या होगी? तो अभिक्रिया दर क्या होगी? तो ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, तो अभिक्रिया की दर क्या है? आर बराबर ए बी। यदि अभिकारक को बी को काफी और बी को अधिक मात्रा में मिला दिया जाता है, यानी कि बी अधिक मात्रा में होता है, तो क्या होता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो ऊष्मा गतिका का प्रथम नियम जो है वो किस पर आधारित है? तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है वो आधारित होगा प्रायोगिक तथ्य पर, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 मिलीलीटर NaOH विलयन के पूर्ण उदासीनी के लिए 0.16 ग्राम द्विक्षारकीय अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार क्या है? देखिए अम्ल का अणुभार 25 मिलियन, W कितना है? 0.16 ग्राम है, वेट कितना है? 0.16 ग्राम है। और क्या दिया गया है? विलयन के पूर्ण उदासीनी ग्राम द्विक्षारकीय अम्ल की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार वॉल्यूम कितना है? विलयन के पूर्ण इनकी जो 25 मिलियन है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा, 128। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्पीसीज में से कौन सा एक ब्रांस्टेड अम्ल की भांति कार्य करता है? तो ब्रांस्टेड अम्ल की भांति कार्य करने वाला जो है वो कौन सा है? वो CH3 होल्ट्राइज सी पॉजिटिव। ये क्या होता है? ये कार्बोधनायन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार धातुओं के लिए असत्य है? क्षार धातुओं के लिए असत्य कौन सा है? देखिए लिथियम प्रबल अपचायक है, Na उभयधर्मी प्रकृति का है, लिथियम अत्यंत छोटा होता है, सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में नीला विलयन देती हैं। तो क्षार धातुएं क्या होती हैं? सभी क्षार धातुएं वो अत्यधिक क्षारीय होती हैं। Na उभयधर्मी प्रकृति का है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी वाला यही गलत है। Na यानी सोडियम जो है उभयधर्मी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के रूप में किसको जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग मशीनों में होता है किसके लिए? तो घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, क्षमता कम करने के लिए। तो ग्रेफाइट पाउडर कैसा होता है? चिकना होता है, महीन होता है, बहुत बारीक कण होते हैं। तो घर्षण कम करने के लिए यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो किससे संबंधित है? माइकोप्लाज्मा है वो मोनेरा से संबंधित रहता है। मोनेरा यानी कि मोनेरा जो किंगडम होता है उसके अंतर्गत इसको माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे
जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया है, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब मोनेरा जगत में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, इसके निम्नलिखित में से प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होते हैं। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा जो होता है उसमें किसमें कसाब नहीं होता है, तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो किसमें, लीशमैनियल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीशमैनियल जो होता है इसमें कसाब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA-DS-RNA वायरस है। तो RNA-DS-RNA वायरस जो है वो कौन सा है, वो रोटा वायरस है। ऑप्शन हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा, रोटा वायरस। रोटा वायरस कैसा होता है, ये एक दोहरे स्टैंड वाला RNA होता है, RNA वायरस होता है, ठीक है। ये किसका, ये रेओ वायरस, ये रेओ वायरस परिवार का सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने के गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है। तो उपस्थित होने के कारण किसमें है, वो हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन, किसमें, पेप्टाइडोग्लाइकॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पक्सिनिया ग्रैमिनेस में द्विगुणितन पाया जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनेस में द्विगुणितन पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है द्विगुणितन, वो पाया जाता है यूरिडोस्पोर्स में, किसमें, यूरिडोस्पोर्स में, टेल्यूटोस्पोर्स में पाया जाता है। द्विगुणितन किसमें पाया जाता है, द्विगुणन वो टेल्यूटोस्पोर्स में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है। तो गैंग्रोसाइरा अवस्था हो जाती है, गैंग्रोसाइरा स्टेज, ये पाई जाती है किसमें, ये बाइकोरिया में पाई जाती है, बाउचेरिया, जो तो बाउचेरिया होता है ना शैवाल, उसमें पाई जाती है, बाउचेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के कवकांश सामान्यता, लाइकेन के कवकांश यानी कि जो लाइकेन में कवक और एल्गी होते हैं, यानी कि शैवाल और कवक ये दोनों होते हैं, तो इनके जो कवकांश होते हैं उनको किससे संबंधित है, तो जो कवकांश हैं वो एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय मूलाभ में मिलता है, बहुकोशिकीय मूलाभ किस में मिलता है, तो बहुकोशिकीय मूलाभ यानी कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो होते हैं वो किसमें, फ्यूनेरिया में होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है। इक्विसिटम के किस भाग में, तो इक्विसिटम के प्रोटोजाइलम में कैराइनल कैनाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के बीजाणु में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लाइड है। हैप्लाइड, हैप्लाइड कौन सा होता है, तो हैप्लाइड यानी कि भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म ये हैप्लाइड है। साइकस में जो बीजाणु में भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन जीवाश्म का प्रकार नहीं है, तो जीवाश्म का प्रकार जो है वो कौन सा नहीं है, कोलवाल ये जीवाश्म का प्रकार होता है, अंबर ये भी होता है, कंप्रेक्शन यानी कि बेसाल्ट ये जीवाश्म का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होते हैं, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होते हैं, वो कैसे होते हैं, मुक्त स्तंभी यानी कि फ्री सेंट्रल होते हैं, फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, नेरियम इंडिकम ये किसका होता है, ये सदाबहार फूल झाड़ी होती है, इसमें कैसा होता है, इसमें चक्रीय होता है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है, चॉकलेट के बीज से क्या प्राप्त होता है, तो चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है वो थियोब्रोमा काकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबियर की गांठ कहाँ पाई जाती है, तो रेनबियर की गांठ जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, एक्सन, एक्सन, रेनबियर की गांठ किसमें पाई जाती है, एक्सन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेंद्रीय कोशिका में के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 यानी कि 9+2 प्रणाली कहते हैं, 9+2 प्रणाली कहते हैं, किसको कहते हैं, यानी कि सिलिया और फ्लैजिला दोनों को कहते हैं, सिलिया और फ्लैजिला को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रावण क्या करती हैं? तो इसे किसका श्रावण करती हैं? तो ये अग्न्यायी सोमैस्टोस्टैटिन तथा पॉलीपेप्टाइड का श्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को क्या कहते हैं? तो जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, बिल्कुल। इसमें केवल कॉपर होता है, तो ये गलत है। इसमें केवल कॉपर नहीं होता है, इसमें तांबा तथा लोहा दोनों होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर है? आहार के लिए लाख कीट है किस पोषक पौधे पर निर्भर? तो ये पोषक पौधे पर निर्भर है, वो किस पौधे पर? ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, जीजिप्स, जुजुबा, कैजेनस कैजान, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं, किसी में से नहीं। ठीक है। लेसिपर लक्का जो होता है, लेसिपर लक्का, ये व्यावसायिक रूप से लाख कीट होता है। तो इसमें किसमें उगाया जाता है? कैजेनस कैजान, ये क्या हो गया? ये अरहर, इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। एक अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो सल्फर चक्र है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? तो पोलियो प्रतिरक्षी टीका जो है वो किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर नहीं, डॉक्टर साल्क के द्वारा। डॉक्टर साल्क के द्वारा पोलियो प्रतिरक्षी टीका विकसित किया गया, और एडवर्ड जेनर ने इन्होंने चेचक के टीकों को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्षेत्रफल A, वेग B तथा घनत्व रो को मूल मात्रक माने, तब बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र यानी कि फोर्स, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्षेत्रफल, F इंटू एम, F इक्वल टू एम इंटू ए। बल की विमा क्या होती है? एम ए बी स्क्वायर रो। ऑप्शन हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के कौन से मान के लिए डेल्टा RN प्लस 1 RN पावर -1 के बराबर नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, n बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चुंबकीय ध्रुव मौजूद नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या कहा जाता है? यानी कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर -4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? बाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, बाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है, ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है, ये गलत है। ताप बढ़ने के साथ साथ
वाष्प दाब घटता नहीं है, बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो हमारा सी सही है वो ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पथ पर निर्भर करता है। तो पथ पर निर्भर करता है ऑप्शन बी, पीडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक प्रचलित यानी कि प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक दोलन की स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। स्थायी अवस्था में औसत अवशोषित शक्ति तथा औसत क्षयित शक्ति का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात क्या होगा, वो अनुपात होगा 1, औसत अवशोषित शक्ति अपान औसत अपव्यय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यतिकरण करती किरणों की तीव्रता का अनुपात 9:1 है। व्यतिकरण चित्रांकन पैटर्न में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 4:1। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली स्वरित से प्रथम अनुनाद स्थित 4.6 सेंटीमीटर है तथा द्वितीय अनुनाद स्थिति 14 सेंटीमीटर है। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल होगी 376 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित से प्रथम अनुनाद 4.6, यानी कि प्रथम अनुनाद L1 4.6 सेंटीमीटर, द्वितीय अनुनाद कितना है 14 सेंटीमीटर, आवृत्ति कितनी है 2000 हर्ट्ज है। तो लैम्डा बराबर 2L2 माइनस L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है। समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण, तो परवलयी दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है तो ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर, यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ और कांच निर्वात यानी कांच अपवर्तनांक इसका कितना है 1.5 है अपवर्तनांक, यानी कि n कितना हो जाएगा 2 × 10⁻, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। लिखिए, सूक्ष्मदर्शी की बढ़ेगी तथा दूरदर्शी की घटेगी। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों की बढ़ेगी। सूक्ष्मदर्शी की घटेगी तथा दूरदर्शी की बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की घटेगी तथा दूरदर्शी की बढ़ेगी यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 6 डायोप्टर है, एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता शक्ति 4 डायोप्टर है, निगेटिव 4 डायोप्टर को संपर्क में रखा गया। इस संयुग्मन की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या है। तो लेंस की यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है P बराबर P1 प्लस P2 तो 6 डायोप्टर माइनस 4 डायोप्टर कितनी बचे 2 डायोप्टर। फोकस दूरी F बराबर 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में बैटरी बी का विद्युत भाग बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। धारा I को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध R का मान क्या होना चाहिए।
तो इसका मान जो है ओम के अनुसार क्या होना चाहिए, तो ओम के अनुसार इसका मान हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटों के मध्य वायु के एक संधारित्र की धारिता 8 म्यू एफ है। यदि प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक 6 का प्रविष्ट कराया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता जो हो जाएगी वो 48 म्यू एफ हो जाएगी, 8 छंग 48। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृति में धारा I का मान क्या है। धारा I का मान, तो इसमें किरचॉफ के नियम के द्वारा धारा I का मान हो जाएगा इसमें 5.I=5.6 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक R प्रतिरोध को 100 ओमेगा के प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, तो जब 1000 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर का मान दुगना हो जाता है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान इसमें ज्ञात करने के लिए तो R का मान क्या हो जाएगा, 900 ओम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नाविकों की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा की कोटि होती है, तो इसकी कोटि होती है 10 की पावर -12 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाता है। बोर का परमाणु मॉडल जीवन प्रभाव को नहीं समझा पाता है। बोर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता है। बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचन यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाती है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम यानी कि तीनों में पाई जाती है, सभी में, तो उपयुक्त सभी में ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग अंग गतिमान किए जाते हैं किसके द्वारा, केवल एक्टिन तंतुओं द्वारा, केवल सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, एक्टिन तंतुओं और सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा, पक्षमाप तथा कसाप दोनों के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक्टिन तंतुओं और सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 2n+1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल किस टाइप का है, तो वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल जो है वो बी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रण नहीं होते हैं और F2PD में दोनों लक्षणों को फिर से अभिव्यक्त हो जाती है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो हो जाएगा विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का नियम, विसंयोजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हार्डी वेनबर्ग साम्यता प्रभावित होता है, तो हार्डी वेनबर्ग साम्यता उत्परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, तो ये दोनों के द्वारा होता है, उपयुक्त दो, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। वयस्क मानव के पाचन पथ में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये रेनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक् तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी है, तो एक्सपायर्ड एयर यानी कि निश्वासित वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय होता है, मानव हृदय कैसा होता है, तो मानव हृदय जो होता है वो पेशी जनक होता है, पेशी यानी कि मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यदि ये देखो मैथ का न्यूमेरिकल है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, इसमें ए आएगा।
अगला क्वेश्चन है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत के लिए क्या होगा? सही औसत के लिए प्राप्त औसत कितना? प्राप्त औसत माइनस सही मान माइनस गलत मान बटे में कर दो कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा? प्राप्त औसत कितना है? 65। ये प्राप्त औसत 65 है ना, 65 में माइनस, और सही मान कितना है? 83 माइनस गलत मान कितना है? गलत मान है 38 बटे में कर दो कुल संख्या कितनी है? 50 छात्रों की। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग आएगा 64.1। तो यानी सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग कितना है? 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना? 2:3, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दूसरी यानी कि कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या मान लो, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो गया? 280 हो गया। ए और बी का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3, और बी और सी का अनुपात कितना है? तो 4:5 हो गया। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा ए बी सी का? तो इनका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा ए बी सी का 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और 5 तियो 15, यानी कि 8:12:15 हो जाएगा। फिर ए कितना हो गया? 8x। ए बराबर कितना हो गया? 8x हो गया। और बी बराबर कितना हो गया? 12x। और सी बराबर कितना हो गया? 15x। ठीक, कितना कम है? तो इनको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 35। ये सब कितना हो गया? 35x बराबर 280। तो x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर हो जाएगा इसमें, यानी कि 35 280 8 हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या इसमें कौन सी है? बी। 12 है, तो 12 में गुणे 8 यानी कि 96। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 96। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा? यानी कि दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से कितना है? तीसरी संख्या मान के चलो 100 है। तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। 100 में से यानी कि एक संख्या 90% और 75% कम है। दो संख्याएं जो हैं, एक कितनी है? 90% कम है, दूसरी कितनी है? 75%। तो यानी कि 1 और 2 3 का अनुपात मान के चलो इसमें, तो एक में कितना हो गया? 10, दूसरे में कितना हो जाएगा? 25, और तीसरी कौन सी है? 100 है। तो इनका हो जाएगा, यानी क्या? इनका कर लो वर्ग, 10 का 100, 25 का 225, इनके आपस में गुणा कर लो, और 100 का 1000। ठीक, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 150 में बटे 100 गुणे 100, यानी कि कितना आएगा? 150। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36,000 रुपए की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए को प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 36,000 रुपए। धनराशि कितनी है? धनराशि मान ली एक्स है, और ए की धनराशि कितनी है? ए की एक्स है, और बी की कितनी मान ली? 36,000 प्लस एक्स। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो x इंटू 15 इंटू 2/100
बराबर कितना 36,000 माइनस एक्स, दर कितनी है 15, और समय कितना है 4 वर्ष बटे 100, 3x, यानी कि आएगा ये लगभग 72,100 रुपये। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी दोनों कितना, यानी कि 1/12 दिन में, ए प्लस बी। ठीक, ए अकेले एक काम को कितना करता है 1/18, बी का एक दिन का काम 1/12। तो 1/12 माइनस 1/18 कितना आएगा, इसका एलसीएम हुआ है 108, 18 12 108 हो गया, 12 एक हमारे यानी कि 9 माइनस 6/108 बराबर आएगा 1/36, यानी कि 36 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर एक लंबे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है एल है, रेलगाड़ी की चाल यल होते कितनी है 12 सेकंड। ठीक, लंबाई ठीक, समय है तो लंबाई कितनी हो जाएगी यल प्लस 170/36, तो क्या हो जाएगा एल यानी कि 12 3 36, तो हो जाएगा 3L बराबर यल प्लस 170, तो यल बराबर कितनी आएगी 85। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 85×12, काय में दी गई है सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में के बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 का गुणा कर दो, यानी कि आएगी 22, कितनी आएगी 25.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना ए की वर्तमान आयु कितनी है x है और बी की कितनी है, सॉरी ए की 3x है और बी की कितनी हो जाएगी 5x, 3x प्लस 5x और इनका अनुपात कितना हो जाता है 13/20, तो 3x प्लस 5/5x प्लस 3 बराबर कितना होगा 13/20। जोड़ लीजिए 20 60 20 पंचे 100, यानी कि 60x प्लस 100x बराबर 13 5 65x और 13 5 35, 65x प्लस 65 यानी कि 5x बराबर 35 कितना है 7, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 7, यानी कि 7 तो 5 7 35, 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की कर्ण, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा कितना होता है लंब। ठीक, तो 121 बराबर 1/2 a गुणे a, तो हो जाएगा इसका 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो गोलों के प्रश्नों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 49:25 है तो उनके आयतनों का अनुपात यानी गोले 4πr², तो इसका जो हो जाएगा वो होगा 343:125। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी। देखिए बंगाल विभाजन से पूर्व कौन सी घटना घटी है, बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में हुआ था, इससे पूर्व
जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ, काकोरी कांड 1922 में, चौरी चौरा 1925 और चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या ये की गई थी 1897 में। कब की गई थी? 1897 में। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी, किसकी हुई थी मृत्यु? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद जो है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? गैस दानव किस ग्रह को कहा जाता है? तो गैस दानव जो कहा जाता है वो बृहस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मुख्य विवर्तनिक प्लेट है? मुख्य विवर्तनिक प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो मुख्य विवर्तनिक प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार किया, यानी पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। महासागरों में भूपृष्ठ की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, तो ये वाला सही है। एस तरंग, ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर नहीं, तो ऑप्शन जो हमारा होगा बी सही, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? चंद्र और भागा जो है वो कौन सी नदी बनाती है? तो चंद्र और भागा यानी कि चिनाव नदी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो उसमें सही ऑप्शन हमारा होगा इसमें धुबरी। किस शहर में? धुबरी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकती है। कौन? संसद। वो भी कैसे? महाभियोग लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो मापने की इकाई है वो एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की बात की गई है तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण रासायनिक परिवर्तन है। पानी को भाप में परिवर्तित करना ये भौतिक परिवर्तन है, यही नहीं है। पानी को भाप में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान है जिसमें शरीर का संरचना अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम ये मनाया जाता है कहाँ? मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मेघालय में नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं? मोहिनीअट्टम केरल, सत्तरिया असम, कुचिपुड़ी यही है, ये मेल नहीं खाते। कुचिपुड़ी ये किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1953 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस दिन को चिन्हित किया है? तो 19 नवंबर को चिन्हित किया है विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अमर्त्य सेन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से जो होकर गुजरती है वो कौन सी है? ये 86 डिग्री ये बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकार कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? तो 25 जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा प्रैक्टिस सेट का, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बिहार दिवस 2023 की थीम है सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।